आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। विवेक एक होनहार छात्र था। उसे बचपन से ही गणित में बहुत दिलचस्पी थी। गणित में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उसने पीएचडी करने की सोची और जल्द ही एक अच्छे महाविद्यालय में उसका दाखिला हो गया। रिसर्च करना बच्चों का खेल नहीं होता है, उसमें पूरी निष्ठा से ध्यान को लगाना पड़ता है। विवेक घर में अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा था। आए दिन उसके माँ बाप किसी न किसी बात पर झगड़ा करते ही रहते हैं। वो परेशान रहने लगा। एक दिन उसने अपनी समस्या अपने दोस्त को बताई। उसका दोस्त अक्षय सोच में पड़ गया और फिर बोला, तो एक काम क्यों नहीं करता? यहाँ से 500 किलोमीटर दूर एक छोटा सा हिल स्टेशन है, पालनपुर नाम का। तो वहाँ चला जा अपनी किताबें लेकर। सुना है काफ़ी सुनसान सी जगह है, ज़्यादा कोई रहता नहीं है वहाँ आराम से रिसर्च करना और फिर वापस आ जाना। इस पर विवेक बोला, बात तो तू ठीक कर रहा है, इसके बारे में सोचता हूँ। अक्षय के जाने के बाद विवेक काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर उसने पालनपुर जाने का मन बना लिया। अगले ही दिन उसने अपना सामान समेटा और सारी किताबें झोले में भर ली। इसके बाद उसने स्टेशन जाकर पालनपुर का टिकट खरीदा और ट्रेन आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद उसकी ट्रेन आ गई, जिसमें वो आराम से बैठ गया। छुक छुक करती हुई ट्रेन आगे बढ़ी तो कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुली। अरे उतरो भाई, पालनपुर आ गया। लोगों की भीड़ के साथ विवेक भी ट्रेन से नीचे उतर गया। आसपास की हरियाली देखकर उसका मन जैसे खुश हो गया। उसने पालनपुर की जो कल्पना की थी, असलियत में वो बिल्कुल वैसा ही था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद अपने लिए किसी होटल या गेस्ट हाउस ढूंढने में लग गया। पालनपुर एक छोटा सा गांव था जहां ज़्यादा घर नहीं थे। होटल के नाम पर बस वहां एक छोटा सा गेस्ट हाउस था और वो भी टूरिस्टों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से विवेक को वहां जगह नहीं मिली। वो परेशान होकर एक दुकान में घुसा और दुकानदार से पूछा, अरे भाई, यहाँ कोई रहने की जगह है क्या? सामने वाला होटल तो पूरा भरा हुआ है। इस पर दुकानदार ने कहा, फिर तो तुम्हें यहाँ कोई जगह नहीं मिलेगी। गांव वाले अजनबियों को अपना घर देने से डरते हैं, तुम कहो तो। वो बोलते बोलते रुक गया। हाँ कहो, क्या बताना चाहते हो? देखो, एक जगह तो है, खाली भी है, पर क्या? तुम मुझे उस जगह के बारे में बताओ, मैं वहाँ जाकर रह लूँगा। एक बंगला है गांव से थोड़ी दूर जंगल में। वो थोड़ा सुनसान है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझे ऐसी शांत जगह की तलाश है। तो फिर ठीक है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरी और दुकानदार को बीच में ही वो टोकते हुए बोली, क्या ये तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? कहीं उस जज के बंगले के बारे में तो नहीं? नहीं बेटा, वहाँ मत जाना, वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कई सालों से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। लेकिन क्यों आंटी? देखो बेटा, मेरा पूरा बचपन जवानी सब यहीं पर गुजरा है। मैं इस जगह से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसलिए तुम्हें आगाह कर रही हूँ, उस जज के बंगले से दूर ही रहना। इस पर दुकानदार ने कहा, क्या बकवास करिए, चल निकल यहाँ से। तुम जैसे लोगों की वजह से बाहर के लोगों ने यहाँ आना ही छोड़ दिया है। इससे पहले कि वो औरत विवेक को और कुछ बता पाती, दुकानदार ने उसे दुकान से ही निकाल दिया। फिर वो विवेक से बोला, देखो बेटा, ये तो लोगों का काम ही है अफवाह फैलाना, अंधविश्वास फैलाना। तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम कहो तो मैं तुम्हें वो बंगला दिखा सकता हूँ। गांव की पंचायत में उसकी चाबी
मेरे पास ही है। उस बंगले का तो कोई खास किराया भी नहीं है, यहीं कोई 5,000 होगा। इस पर विवेक ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं ले लूँगा। दुकानदार विवेक को गांव की अंदरूनी गलियों से ले जा रहा था। कुछ देर बाद गांव के आखिरी कुछ घर दिखने भी बंद हो गए और उन लोगों ने सुनसान जंगल में प्रवेश किया। कुछ देर बाद एक बड़ा सा वीरान और जर्जर बंगला उन्हें नजर आया। उसके चारों ओर झाड़ियां हो गए थे, मानो वहां बरसों से कोई नहीं आया हो। विवेक को ऐसे ही घर की तलाश थी। दुकानदार ने उसे चाबी थमाते हुए कहा, ये लो बेटा, अब तुम इत्मीनान से अपनी रिसर्च कर सकते हो। इस पर विवेक ने कहा, क्या आप मेरे साथ अंदर नहीं चलेंगे? इस पर दुकानदार बोला, अंदर? वो मुझे दुकान में कुछ काम है ना। अरे हाँ, यहाँ की सफाई करने के लिए मैं चंपा को भेजता हूँ, वो तुम्हारा खाना भी बना दिया करेगी। ऐसा कहकर दुकानदार वहाँ से रफू चक्कर हो गया। विवेक ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे अपना नाम तो बताते जाइए। लेकिन तब तक दुकानदार वहाँ से जा चुका था, मानो वो उस बंगले की परछाई तक से दूर रहना चाहता हो। विवेक ने बंगले को ठीक तरह से देखा। वो एक पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का कैसल था। उसके दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी ऊंचे थे। खिड़कियों के कांच जगह जगह से टूटे हुए थे, जिनमें से बाहर की ठंडी हवा अंदर जाकर उन बंद कमरों में खो सी जाती थी। बंगले की दीवारों और छत पर कई तरह की बेलों ने कब्जा कर रखा था। आश्चर्य की बात यह थी कि एक भी फल फूल नहीं रहे थे। उनमें एक अजीब सी सड़न थी, मानो बंगले में कुछ था जो उन्हें बढ़ने ही नहीं दे रहा था। खैर, विवेक ने इन बातों पर ध्यान ना देते हुए चाबी से दरवाजे को खोला। एक चीखती हुई आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। वो बंद दरवाज़ा पता नहीं कितने सालों के बाद खुला था। उसके खुलते ही मौजूद उसके अंदर चमगादड़ों ने बहुत ही खौलाहल मचा दिया और वो विवेक के सिर के ऊपर से उड़ते हुए बाहर निकल गए। शाम के 6 बज चुके थे। शाम के धुंधले में विवेक ने घर के ड्राइंग रूम में कदम रखा। फर्श पर पड़ी धूल में उसके कदम के निशान पड़ रहे थे। अचानक उसकी नज़र सामने की दीवार पर लगी पेंटिंग पर पड़ी। वो एक पोर्ट्रेट थी किसी मोटे से अंग्रेज आदमी की, जिसने जज के कपड़े पहन रखे थे। वो एक भयानक हंसी हंस रहा था और सबसे भयानक थी उसकी क्रूर हिंसक आंखें जो गवाही दे रही थी अनेकों काले कारनामों की। वो एक कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथों में एक मोटी सी रस्सी थी। मगर तभी विवेक को अचानक सब समझ में आ गया। वो कोई आम रस्सी नहीं बल्कि एक फंदा था, फांसी का फंदा। उसके बाद विवेक ने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। जिस कुर्सी पर वो जज विराजमान था, ठीक वैसे ही कुर्सी उसी पेंटिंग के नीचे रखी हुई थी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी औरत कमरे में घुस गई। अपने अलावा एक इंसान को पाकर विवेक की जान में जान आई। क्या आप चंपा हैं? हाँ, मैं ही हूँ चंपा, जिसे कोई काम नहीं देता। बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए तो यहाँ आकर काम करने पर मजबूर हूँ। आखिर भूख तो मौत के डर से भी बड़ी होती है। पर तू यहाँ क्यों चला आया बेटा? इस पर विवेक ने कहा, मैं आपकी बातों को कुछ समझा नहीं। फिर उसने पेंटिंग की तरफ इशारा करके उनसे पूछा, क्या ये वही जज है जिसका ये घर है? चंपा ने हिचकिचाते हुए बताया, ये कोई घर नहीं बल्कि सजा देने वाला एक जेल खाना था बेटा। और ये जिसे तू जज बोल रहा है, ये अंग्रेज़ों का जल्लाद था जो न्याय ना करके हर भारतीय को बस सजा देना चाहता था और उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देता था। और
आखिरकार क्या चंपा? आखिरकार वो अपने ही बनाए हुए फांसी के फंदे से उन्हें लटका देता था। ऐसा करने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। पता नहीं कितने ही लोगों को उसने ऐसे कर कर मार डाला। आखिरकार जब देश आज़ाद हुआ तब लोगों ने उसे इसी फांसी के फंदे पर लटका कर मार दिया। कहते हैं कि वो मरकर भी नहीं मरा। तेरे पहले भी यहाँ 2 लोग रहने आए थे, लेकिन क्या मौसी? अगली सुबह दोनों फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों ने आत्महत्या कर ली हो। नहीं बेटा, ये कोई आत्महत्या नहीं थी। भरी जवानी में तो प्यार करने वाले लोग ऐसे आत्महत्या थोड़ी करते हैं। मेरा इन बातों पर कोई यकीन नहीं है मौसी। अगर कोई जज था भी तो अच्छा है या बुरा ये मैं नहीं जानता, पर वो मर चुका है और मैं आराम से बस यहाँ अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ। मुस्कुराते हुए विवेक ने कहा, तेरी मर्जी बेटा, जरा संभल कर रहना। कहते हुए चंपा मौसी ने हाथ सेकने के लिए भट्टी जलाई और फिर कमरे को झाड़ने लगी। साफ सफाई करने के बाद उसने विवेक के लिए गर्मा गर्म चाय बनाया और फिर रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी। शाम के 7:30 बज चुके थे। सूरज डूब रहा था। पहाड़ों के पीछे बादलों की हल्की लालिमा अभी भी मौजूद थी। विवेक हाथ में चाय की प्याली लेकर चुस्कियां भरता हुआ खिड़की से बाहर पहाड़ों को निहार रहा था। रात गहराती गई। चंपा अपना काम खत्म कर जा चुकी थी। उसने मेज पर सजाया खाना और फिर वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने फिर से विवेक को आगाह कर दिया। विवेक ने खाना खाया और फिर वो एक स्टडी टेबल पर अपनी किताबों को निकाल कर रखने लगा। पढ़ाई करने के लिए उसने रात के समय को चुना ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। लैंप की लाइट में वो कुछ फॉर्मूला स्टडी कर ही रहा था। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अचानक ही विवेक की आंख खुली। उसके आसपास होने वाली फुसफुसाहट पर ध्यान गया और उसने कमरे में फैली मंद रोशनी में देखा तो कमरे में जैसे बहुत सारे चूहे घूम रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, यहाँ वहाँ चढ़ उतर रहे थे। विवेक को झंझलाहट हुई और उसका ध्यान टूटा। उसने एक किताब उठाकर चूहों की तरफ जोर से फेंका। चूहे तितर बितर हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से पहले की तरह शोर शराबा करने लगे और ये सिलसिला जारी रहा। जितनी बार विवेक किताबों को या फिर किसी दूसरी चीज को उनकी तरफ फेंकता तो कुछ मिनट के लिए तो वो गायब हो जाते हैं, लेकिन फिर से कुछ देर बाद वो हल्ला करने लगते हैं। धीरे धीरे विवेक को नींद आने लगी और अपने आप को जगाने के लिए वो किचन में गया और अपने लिए चाय बनाने लगा। चाय पीकर उसे कुछ ताजगी महसूस हुई और वह फिर से अपने काम पर लग गया। धीरे धीरे रात के 3 बज गए। अचानक विवेक का ध्यान अपने इर्द गिर्द गया। जो चूहे अभी कुछ देर पहले शोर मचा रहे थे वो किसी अनजान डर से जल्दी जल्दी भाग रहे थे, मानो उन्हें जान का खतरा महसूस हो रहा था और वो अपने बिलों में सुरक्षित पहुंच जाना चाहते हों। उस अजीब भगदड़ के बाद अचानक वहां सन्नाटा पसर गया, मानो वहां कोई चूहा ही नहीं। उसके बाद विवेक ने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि जज की पेंटिंग के पीछे से कुछ एक हाथ सा निकल रहा है और वो हाथ कोई आम मामूली हाथ नहीं बल्कि पूरी तरह से सड़ा हुआ हाथ है। हाथ के दोनों ओर से जैसे खून से टपक रहे हैं। पहले तो विवेक को लगा कि शायद नींद की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। उसने अपनी आंखों को मसलकर दोबारा देखा तो उसने पाया कि सच में वो दोनों हाथ जैसे पेंटिंग के अगल बगल से निकल रहे हों। तभी उसका ध्यान उस पेंटिंग पर गया
उसने देखा कि उस पेंटिंग में अब उस जज की तस्वीर है ही नहीं, बस एक फांसी का फंदा लटक रहा है और सामने लगी वो कुर्सी अपने आप ही जैसे हिल रही है। विवेक थोड़ा घबरा गया, हालांकि वो बहुत ही हिम्मत वाला था, मगर अब कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत जवाब दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने जोर से आवाज लगाकर कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। तभी अचानक से उस पूरे घर में एक बहुत ही खौफनाक हंसी की आवाज गूंजने लगी। विवेक अपना सिर पकड़कर वहीं पास की कुर्सी में बैठ गया। वो हंसी की आवाज जैसे उसके दिमाग के अंदर तक जा रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से उसे क्या हुआ पता नहीं, वो अपने आप ही खींचा हुआ उस पेंटिंग की तरफ जाने लगा। वो फांसी का फंदा अब उस पेंटिंग से बाहर निकलकर जैसे हवा में लटक रहा था। विवेक उस फंदे की ओर खींचा चला जा रहा था। कहीं ना कहीं उसे समझ में आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने जान की भीख मांग रहा था। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। और उसके इतना कहते ही फिर से उस पूरे कैसल में जैसे एक बहुत ही खौफनाक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। विवेक खींचा हुआ उस पेंटिंग की तरफ गया और फिर जो हुआ उसकी उम्मीद शायद उसने कभी नहीं की थी। अगली सुबह जब चंपा विवेक को खाना बनाने के लिए आई तो बंगले के अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। विवेक जज की कुर्सी पर अजीब सी मुद्रा में पड़ा हुआ था। उसके हाथ पैर ऐंठ चुके थे और आंखें बाहर निकली हुई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और जीभ बाहर निकली हुई थी। ऊपर लगी जज की पेंटिंग पहले की तरह ही अब भी मुस्कुराए जा रहे थे और विवेक वो मर चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।